तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं यंग मास्टर लोगन के पार्ट 3 को, जिसका आप लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और वीडियो आ गई है। लेकिन रुको, साथ में आपको ये भी खबर देना चाहता हूँ कि प्लेयर हु कांट लेवल अप और जो फेक यंग मास्टर है, तो उनके कुछ चैप्टर्स रिलीज हुए हैं। तो आज उन दोनों की वीडियोस भी मैं अपने सेकेंडरी चैनल पर डाल दूंगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोलो लेवलिंग का गेम रिलीज हुआ है, तो मैं क्या गेम प्ले शुरू करूँ या नहीं, मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरे साथ एक अच्छा डिवाइस है जिसमें ग्राफिक्स मेरे हिसाब से अच्छे ही आएंगे और देखने में आपको मजा भी आएगा। साथ में एक न्यू पर्सनैलिटी आपको देखने को भी मिलेगी, वो भी मेरी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में अपनी पर्सनैलिटी को जाहिर नहीं कर पाता। हो सकता है गेमिंग में आपको काफी ज्यादा मजा आ जाए। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि आप अपने एक्सपेक्टेशन को हाई रखें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको एंटरटेन कर सकता हूँ। तो स्टोरी उसी बच्चे से शुरू होती है जिसने अपनी पीठ पे एक लड़की को बिठाया हुआ था और वो काफी तेजी से जा रहा था। बाकी लोग जो कि उस बच्चे को भागता हुआ देख रहे थे, तो सारे के सारे मिलकर उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन उस बच्चे की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और वो उस स्पीड को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी साइड से उस बच्चे को जोर की लात पड़ती है, जिससे वो बच्चा गिर जाता है और वो उनके हाथों लग जाता है। और इस बच्चे का मालिक भी आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। उसके गुस्से का कारण ये नहीं था कि ये यहाँ से भाग निकलना चाहता था, बल्कि ये था कि इस बच्चे ने अपने मालिक के हाथ को काटा था और उससे काफी ज्यादा खून भी बह रहा था। इसी वजह से तो जब वो उसके हाथों लग जाता है, तो वो उसे जोर जोर की लातें मारने लगता है। इस नजारे को वहाँ पर बहुत सारे लोग विटनेस कर रहे थे। इन्हीं में से हमारा लोगिन भी होता है, जिसको पीछे से काय कहता है। मैं जानता हूँ इस बच्चे पर आपको काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन ये एक स्लेव है और ये अपनी फेट को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए चलिए यहाँ से चलते हैं। लेकिन लोगिन को अफसोस नहीं, बल्कि इस बच्चे को देखकर उसे नॉस्टैल्जिया हो रहा था, यानी कि किसी की याद उसे आ रही थी। वो उसके बालों और दोनों आंखों के कलर को देखकर सोच में पड़ जाता है कि इसको तो कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। और अपनी मेमोरी पर थोड़ा और जोर डालने के बाद उसे याद आ जाता है कि पास्ट लाइफ में एक बंदा था जो कि एक नोबल स्लेयर के नाम से जाना जाता था। लेकिन लोगिन ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस नोबल स्लेयर की शुरुआत यहाँ इस जगह से हुई थी। और लोगिन अपने पास्ट की मेमोरी से उस नोबल स्लेयर के बारे में हमें कुछ चंद बातें भी बताता है कि अगर वो गलत ना हो तो ये नोबल स्लेयर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसकी उम्र तो कम थी, लेकिन उसने अपने मास्टर को मार के खुद को आजाद कर लिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश में इसने जितने भी सोल्जर्स को मारा था, तो इस वजह से इस बच्चे को लोग एक क्रिमिनल की नजर से देखने लगे और इसके वांटेड पोस्टर भी लगने लगे। तो कैजुअलिटीज को अवॉइड करने के लिए ये 10 सालों तक गायब रहा। लेकिन पूरे 10 सालों के बाद जब ये रीअपीयर हुआ, तो ये क्रिमिनल ऑरा भी इस्तेमाल करना जानता था और उस ऑरा की मदद से इसने उस पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, जिसने पहले इसे एक स्लेव के तौर पर रखा हुआ था। और फिर उसके बाद जितने भी नोबल्स, जितने भी सोल्जर इसके रास्ते में कांटा बन रहे थे, तो उन सारों को इसने मौत के घाट उतार दिया। और इतने बड़े कमोशंस को क्रिएट करने के बाद लोग इसे नोबल स्लेयर बुलाने लगे, क्योंकि हर एक नोबल को ये मौत के घाट उतार देता था जो भी इसके रास्ते में कांटा बनता। और अगर टाइमलाइन के हिसाब से लोग देखे, तो इस वक्त वो एक मर्सनरी बन चुका था। और ये जिस तरह की इसके बारे में रूमर्स पहले हुए थे कि ये पहले एक स्लेव हुआ करता था, तो इंडीड ये इस टाइम एक स्लेव ही है। और अगर लोगिन इसे अब से रेस्क्यू कर लेता है, तो फ्यूचर में जाके लोगिन के साथ एक ऑरा यूजर भी होगा। इस बच्चे से लोगिन को आगे जाके बहुत मुनाफा होने वाला है। लेकिन एक चीज जो कि लोगिन को इसको बाय करने से रोक रही है, तो तभी उसी बीच वो बच्चा दोबारा से अपने मास्टर को काट लेता है और इस मर्तबा पैर पे काटता है। और ये वाला मंजर देखने के बाद लोगिन कहता है कि यही रीजन है कि ये एक मैनिएक की तरह एक्ट करता है। लेकिन चाहे ये एक मैनिएक हो या फिर एक बीस्ट की तरह एक्ट करता हो, अगर ये अपने दुश्मन और एलाइज पे दोनों पर हमला करता है, तो इसे हैंडल करने के लिए लोगिन इसे एक केज में भी बंद कर सकता है। उस बच्चे का ओनर अभी तक चिल्ला रहा था और गुस्से में जब उसे दोबारा लात मारने वाला होता है, तो उसके पैर को लोगिन अपनी सोर्ड से रोक लेता है। ये देखकर वो ओनर गुस्सा हो जाता है और जानना चाहता है कि आखिर कौन है वो जिसने उसको रोका। तो जब वो ओनर सामने खड़े लोगिन को देखता है कि वही है जिसने उसको रोका है, तो पहले में तो उस ओनर को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये इतनी जल्दी उसके करीब कैसे आ गया। और जब वो ओनर उसके आर्मर पे वो क्रेस्ट देखता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये एक क्लाइंट है जो कि यहाँ पर स्लेव्स बाय करने के लिए आया है। वो ओनर डायरेक्टली अपने रवैये को बदल देता है और इतने प्यार से अब लोगिन से बात करने लगता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। वो अपने रवैये के लिए माफी भी मांगता है, क्योंकि उसका रीजन लोगिन खुद देख सकता है कि वो इस बच्चे को डिसिप्लिन में रहना सिखा रहा था, ताकि आगे जाके
ताकि कोई भी अगर इसे बाय करता है तो वो उसके साथ ऐसा पेश ना आए। तो हमारा लोगन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए डायरेक्ट अपने मेन पॉइंट पर आता है कि वो इन दोनों स्लेव्स को बाय करना चाहता है। तो लोगन की बात को सुनकर ओनर उसे बताता है कि जैसा कि क्लाइंट साहब आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों रियर बच्चे हैं, इनके बालों को देखिए और इनकी आंखों को देखिए, तो ये एक रियर स्पीसीज है जो कि एक्सपेंसिव है। लोगन को बकवास नहीं सुननी और वो उससे प्राइस का पूछता है कि पहले प्राइस बताओ। तो पता चलता है कि वो ओनर एक बच्चे का 10,000 लगाता है और लोगन की नजरों में एक नोबल स्लेयर के लिए ये रकम भी बहुत कम है, लेकिन अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो ये अभी बच्चा है और इसे कुछ आता भी नहीं है, तो उस हिसाब से ये रेट कुछ बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये भी बताता है कि अच्छे से अच्छा स्लेव जब हम लोग बाय करते हैं तो उस पे 300 का खर्चा आता है और ये यहाँ पर उसके 10 गुना ज्यादा अमाउंट लगा रहा है। तो लगता है कि इस बंदे को ये नहीं पता कि 10,000 भी इस बच्चे के लिए कम है, क्योंकि आगे जाकर ये एक ऑरा यूजर जो बनने वाला है और साथ में इसे नोबल स्लेयर का टाइटल भी मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोग ये नहीं चाहता कि ये बंदा उससे पैसे हड़प ले, क्योंकि इसके चेहरे को ही देखो, कोई भी ये देख के जान सकता है कि इससे बड़ा स्कैमर इस मार्केट में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए तो लोग उस बंदे को 500 देने के लिए तैयार होता है। इससे आगे अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो वो इनकी हालत को भी देख सकता है कि दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हैं और दोनों में से एक तो मौत के कगार पर है। ये सुनकर वो लड़की रोने लगती है और वो उस लड़के को ओप्पा बुलाती है, यानी कि वो उसका बड़ा भाई है। तो लोगन के प्राइस को सुनकर वो ओनर लोगन से कहता है कि मिस्टर क्लाइंट आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये प्राइस जो आपने बताया है तो ये तो उसका 1% भी नहीं बनता। लेकिन लोगन उसे बताते हुए कि उसे स्लेव के प्राइस के बारे में अच्छे से पता है और वो बच्चा थोड़ी है कि कोई भी आकर उसे कोई सा भी रेट बता देगा और वो बिना किसी बार्गेनिंग के उससे वो खरीद भी लेगा। ये बात लोगन काफी गुस्से से कहता है, जिससे वो ओनर डर जाता है और वो ओनर अपने मन ही मन में कहता है कि इस विक्टर बच्चे ने उसकी नाक में दम कर दिया है और वो इस बात से भी कंफर्म है कि आगे जाके ये इससे भी और बिगड़ने वाला है। तो अगर टाइम पर इससे छुटकारा उसे मिलता है तो वो इस मौके को वेस्ट नहीं होने देगा, क्योंकि आज ये बंदा 500 देने के लिए तैयार है तो आगे का कुछ भी नहीं पता कि इसे कोई बाय करेगा भी या नहीं। इसलिए तो मजबूर होकर वो ओनर लोगन के प्राइस के साथ एग्रीड होता है और दोनों की आपस में डील पक्की हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बच्चा जिसका नाम विक्टर होता है तो उसको होश आ जाता है और अपनी आंखें खोलने के बाद वो खुद को काय की पीठ पर पाता है और पीछे उसकी छोटी बहन जो कि अपने भाई को दोबारा होश में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जहाँ तक काय की बात हो रही है तो वो विक्टर को इतनी जल्दी होश में आता हुआ देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि विक्टर की इंजरीज कोई साधारण सी इंजरीज नहीं थी, उसकी इंजरीज काफी गहरी थी। इस वजह से इसे इतनी जल्दी होश में देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा। और जहाँ तक हमारे लोगन की बात हो रही है तो वो भी विक्टर को होश में आता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि विक्टर खुद से नहीं उठा बल्कि लोगन ने उसकी उठने में मदद की है। और वो कैसे, तो ये हमें लोगन से ही पता चलता है कि वो अपनी फोर्स को उसमें धीरे धीरे करके भेज रहा था और उसकी बॉडी को अंदर से हील कर रहा था, क्योंकि अगर वो अब एक प्रीस्ट के पास जाते तो लो लेवल प्रीस्ट मैजिक से इसको उठने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि फोर्स मैजिक प्रीस्ट मैजिक से कुछ ज्यादा ही जल्दी काम करता है। लेकिन फोर्स को भेजते वक्त उसको एक और बात भी नोटिस होती है कि ये जो छोटी बच्ची जो कि विक्टर की छोटी बहन है, तो फोर्स को उसकी बॉडी में भेजते वक्त उसने शायद से इसे नोटिस कर लिया था, क्योंकि वो फोर्स की माना को घूर घूर से देख रही थी जैसे कि वो उसे नजर आ रही हो। और हैरानी की बात तो ये है कि काय को भी अब तक ये पता नहीं चला कि ये फोर्स की वजह से ही उठा है और ना ही फोर्स माना को उसने डिटेक्ट किया है। तो आखिर ये छोटी बच्ची जो कि काय से वीक है तो इसने इस फोर्स माना को कैसे देख लिया, ये लोगन के प्लान में नहीं था, लेकिन शायद से उसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। और लोगन को यकीन है कि ये छोटी बच्ची भी अपने भाई की तरह ही टैलेंटेड होगी। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि विक्टर काय की पीठ से छलांग मार के लोगन पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक को हमारा लोगन काफी आसानी से डॉच करता है, क्योंकि वो अभी एक बच्चा है और उसी को ही उसके हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसी को ही गले से पकड़ लेता है। और विक्टर को साफ साफ बताता है कि मुझे ये बात काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है कि तुम में फाइटिंग का जज्बा है या फिर तुम एक बेवकूफ हो जो कि बिना सोचे समझे लोगों पर अटैक करते हो। विक्टर की छोटी बहन जो कि पीछे से ये सारा मंजर देख रही थी तो उसे दोबारा डर लगने लगता है और अपनी छोटी बहन को इस तरह डरते हुए देखकर विक्टर उसे वहाँ से भागने का बोलता है और उसका नाम भी पता चलता है कि उस लड़की का नाम रिया है। लेकिन लोगन विक्टर को दोबारा समझाते हुए अपनी किलिंग इंटेंट को भी रिलीज करता है और विक्टर को बताता है, छोटे बच्चे लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम किस सिचुएशन में हो। क्या मैं तुम्हें उस मर्चेंट की तरह दिखता हूँ जो कि तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से भागने देगा? हाँ, ये अच्छी बात है कि तुम में फाइटिंग की स्पिरिट है, लेकिन बेवकूफी भी मत करना। अपने ओपोनेंट को अपने हिसाब से चुनो और इस तरह की बेवकूफी मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। ये मेरी तरफ से एक लास्ट वार्निंग है। और हाँ, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन भी बताना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम और तुम्हारी छोटी बहन बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहेंगी।
रहेंगे। उम्मीद है तुम्हें मेरी बातों की समझ में आ गई होगी। ये बताकर वो विक्टर को छोड़ देता है और लोगन विक्टर के सामने बैठकर उसे ये बात भी बताता है कि वो उसे एक नाइट बनाना चाहता है, जो कि सुन के विक्टर का इंटरेस्ट अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो लोगन से कहता है कि क्या सच में वो उसे नाइट बनाना चाहता है। तो लोगन अपनी बात से मुकरता नहीं और उसका जवाब हाँ में होता है, लेकिन उसे ये भी बताकर कि नाइट एक हाई ऑनरेबल स्टेटस होता है। अगर वो नाइट बन जाता है तो एक स्लेव का टाइटल भी उससे हट जाएगा। लेकिन जरा रुको, उसका नहीं बल्कि दोनों का ही हट जाएगा। तो अगर उसे ये डील मंजूर है तो उसे लोगन का कहना मानना ही पड़ेगा। अगर वो खुद का और अपनी छोटी बहन का भला चाहता हो, ये डील इतनी बुरी भी नहीं होती। और अगर इसमें विक्टर का और रिया का फायदा है और नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, तो विक्टर बिना किसी हेसिटेशन के इस डील को एक्सेप्ट करता है, जो कि देखकर लोगन का अंदाजा ठीक निकला कि इसके इस वायलेंट बिहेवियर को कंट्रोल में लाने के लिए इसकी बहन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी बहन ही है जो कि विक्टर के इस वायलेंट बिहेवियर को कंट्रोल में ला सकती है। इसी के साथ साथ वो ड्वार्फ जिसका नाम हमार होता है, लोगन उसे भी अपने पास बुलाता है। तो हमार लोगन के पास आकर उसे जब पूछता है कि वो क्या बताना चाहता है, तो लोगन उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट को लाता है जो कि एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए है। तो लोगन उसे रिमाइंड करवाता है कि ट्रस्ट करना, वो भी इस दुनिया में, तो ये इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ जिसमें लिखा है कि अगर हमार 20 सालों तक उसका कहना मानेगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो उसे आजाद कर देगा। जो कि सुन के हमार को अपने कानों पर और अपने आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जो कि अपने वादे को पूरा करता है। हमार इस बात से इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोगन का शुक्रिया भी अदा करता है, वो भी अपने दिल से। अब लोगन ने यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट का भरपूर फायदा भी उठाया है, क्योंकि जैसे कि हमार पहले डिमोटिवेट हो गया था और अगर एक ड्वार्फ भी डिमोटिवेट हो जाता है तो उसकी बनाई हुई चीज में क्वालिटी नहीं दिखती। इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट का बहाना बना के उसने हमार को मोटिवेट किया है, जैसे अब हमार का काम में मन लगने लगेगा। और इसी के साथ लोगन ने वॉर की प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। जो चीजें उसे चाहिए थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके अलावा भी एक नोबल स्लेयर भी उसके हाथों लगा है और साथ में उसकी टैलेंटेड सिस्टर भी। और इस रिजल्ट से लोगन बहुत खुश होता है। तभी हमारा सीन लोगन के कैसल पर पड़ता है, जहाँ पर सारे लोग लोगन के इस अजीब और गरीब रूमर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो रूमर्स क्या थे तो ये तो अब तक पता नहीं चला, लेकिन ये बात पता चल जाती है कि वो रूमर्स अच्छे नहीं होते और जिस शख्स के पीछे ये सारी बातें हो रही हैं तो वो तो एकदम चिल है, लेकिन जिस शख्स को लोगन ने सब कुछ हवाले करके कैसल से फरार हो गया था तो वो ही इससे बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत जोर जोर से रोता है, क्योंकि इस अजीब रूमर से लोगन की जितनी भी रेपुटेशन थी तो वो दोबारा से रॉक बॉटम पर चली गई है। जिसके बाद अगला सीन एम क्लैन कैसल का होता है और पता चलता है कि लोगन अपना काम बटोर के वापस आ चुका है और वहाँ पर लोगन को देखकर सबसे ज्यादा खुश सर्वेंट रिक ही हो रहा था। वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही खुश था और ये देखकर लोगन काफी अच्छा फील करता है कि कोई तो है जो कि उसे इतना ज्यादा मिस कर रहा था। और वो सर्वेंट रिक से उसके हाल चाल के बारे में भी पूछता है कि सर्वेंट रिक कैसे हो, काफी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, माफ करना तुम्हारे लिए मैंने काफी काम छोड़ रखे थे लेकिन करने के लिए शुक्रिया। जिसके जवाब में सर्वेंट रिक कहते हैं, अरे मास्टर कोई बात नहीं, लेकिन आपकी माँ की आई मीन आप कुछ नहीं, मैं आपको देखकर काफी खुश हूँ, लेकिन एक बात बताइएगा कि आप ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि कासल में आपके पीछे क्या क्या रूमर्स फैल रहे हैं? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। लोग आपको हरामी बुलाने लगे हैं, एक ऐसा हरामी जिसका दिमाग उसकी जी में है और वो 1,50,000 गोल्ड सिर्फ मॉन्स्टर मीट को बाय करने में ही खर्च किया है। क्या इसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं ताकि मैं चैन की सांस ले पाऊँ? तो आखिर वो रूमर क्या हो सकता है? इसी को ही जानने के लिए हमारा सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर क्लाउड फिलिप जब अपना काम शुरू कर रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ये जानकर हैरान हो रहे थे कि आखिर वो पागल कौन है जो कि मॉन्स्टर मीट को खरीदना चाहता है और उसके बदले पैसा भी दे रहा है। तो क्लाउड फिलिप तो जस्ट अपना काम कर रहा था और उन लोगों को लोगन का नाम बताता है और साथ में उसकी फैमिली का भी। वो नाम और इन्फॉर्मेशन सब कुछ इसलिए बता रहा था ताकि ये लोग जान पाए कि कौन आखिर ये चीजें खरीदना चाहता है और स्टॉक और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन इस बात को रिवील करके कि वो पागल आखिर और कोई नहीं बल्कि लोगन ही है, तो वो सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं जो कि सच भी थे। कुछ लोग उसे एंगेजमेंट ब्रेकर बुलाते हैं, कुछ लोग उसे झंड बुलाते हैं जो कि अपनी फियोंसे से पैसा लेकर भाग गया। तो ये सारी बातें सुनकर क्लाउड फिलिप भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे पहले से ही पता था कि ये लोगन बंदा काफी ज्यादा क्रेजी है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये तो सबसे बड़ा हरामी है। लेकिन खैर इस बात से क्लाउड फिलिप को बहुत ज्यादा फायदा
होने वाला है, इसलिए तो वो उन सब लोगों को 1 किलो लाने पर 1 गोल्ड कॉइन देने का वादा करता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि वो गोश्त अच्छी कंडीशन में लाए। क्लाउड फिलिप बाकी लोगों को बहुत ज्यादा जज्बे में लाता है और कहता है कि इस मौके को आप लोग जाया मत होने देना। एक हरामी बंदा, एक एंगेजमेंट ब्रेकर, एक ऐसा स्कमबैग जो कि मॉन्स्टर मीट के बदले 1 गोल्ड कॉइन दे रहा है, तो इस तरह का फायदा बार बार देखने को नहीं मिलता। तो उम्मीद है कि आप सब लोग कोऑपरेट करेंगे और ऑब्वियस सी बात है कि क्लाउड फिलिप ही सेल्समैन कर रहा है तो लोग तो मोटिवेट होंगे ही, तो इसलिए वो सारे लोग चिल्लाते हुए हाँ में जवाब देते हैं। जिसके बाद जब सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है तो सर्वेंट रिक की बातों को सुनकर लोगन को लगता है कि क्लाउड फिलिप ने अपना काम अच्छी तरह से किया है, जिस पर वो हंसता भी है। लेकिन जहाँ तक सर्वेंट रिक की बात हो रही है तो उन्हें हैरानी इस बात की है कि इस तरह के रूमर्स उनके पीछे फैलाने के बावजूद भी ये हंस रहे हैं। लगता है कि ये इस ट्रिप की वजह से पागल हो गए हैं। लेकिन लोगन रिक को टेंशन ना लेने का बोलता है क्योंकि आगे जाके ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और इसी के साथ सर्वेंट रिक लोगन को ये भी बताता है कि पैट्रियार्क कुछ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को सीरियसली लेना। और जब सीन पैट्रियार्क पर जाता है तो पैट्रियार्क गुस्से में लोगन से पूछ रहा था कि क्या उसकी ट्रिप क्या वो अच्छी थी या नहीं, जिस पर लोगन जवाब में कहता है कि हाँ इंडीड ये एक मुनाफे से भरी हुई ट्रिप थी जिसका मैंने भरपूर फायदा भी उठाया और मैंने साथ में मजे भी किए। जो कि सुनकर पैट्रियार्क गुस्से में कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें फायदा भी हुआ, इस बात से मुझे खुशी हुई, लेकिन ये बताना कि उन रूमर्स का आखिर क्या मतलब है। जिस पर लोगन बताते हैं कि रूमर्स तो रूमर्स ही होते हैं, लोगों का काम है लोगों के पीछे बातें करना, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये 2-3 दिन की ही बात है, ये रूमर्स एकदम से थम जाएंगे। मुझे अपने किए हुए कामों पर जरा भी पछतावा नहीं है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता चलूं कि मुझे लोगों की बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाली बात सुनकर उनकी जो स्टेप मदर होती है वो भी अपना टेम्पर खो बैठती है और वो पैट्रियार्क से बोलकर कि आप ये सब कुछ अपनी आंखों से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि फर्स्ट यंग मास्टर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इनको अपनी पोजीशन के बारे में पता नहीं कि इनके हर एक काम से इनकी फैमिली की इज्जत भी बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। और बजाय माफी मांगने के ये इतना एरोगेंट तरीके से बात कर रहा है, तो मैं आपका जवाब सुनने के लिए रुकी हुई हूँ। तो अपनी स्टेप मदर की ये वाली बात सुनकर लोगन उनको एक बात तो क्लियर करता है कि उसने जो कुछ भी किया है तो अपने बलबूते पे किया है, उन्होंने आपकी मदद नहीं ली, और जो चीजें उसने खरीदी है तो वो तो अपने पैसों से ही खरीदी है, उसने किसी से मदद नहीं ली, इसलिए तो उसे जरा सा भी पछतावा नहीं हो रहा। इस बात से मारिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब पैट्रियार्क से बोलती है कि आप ये देख रहे हैं कि ये किस लहजे में अपनी स्टेप मदर से बात कर रहा है, कि आप जरा सा भी इसको कुछ नहीं कहेंगे, कि आप इस बारी भी इसकी साइड लेंगे। आखिर आपको हुआ क्या है हस्बैंड, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। अब मामले को अपने हाथों से निकलता हुआ देखकर पैट्रियार्क गुस्से में उन दोनों को चुप करवाता है और मारिया से ये कहकर कि वो अपने बेटे से जरा पर्सनल में बात करना चाहता है, तो अगर वो यहाँ से चली जाए तो बहुत अच्छा होगा। और मारिया के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि पैट्रियार्क उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पैट्रियार्क मारिया को इस बात का यकीन दिलाता है कि ये उसकी तरफ से लोगन के लिए एक लास्ट वार्निंग होने वाली है। जिसके बाद जब लोगन की स्टेप मदर मारिया कमरे से बाहर निकल जाती है तो पैट्रियार्क काफी शांत तरीके से लोगन से आखिरी मर्तबा पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, क्या उसे पता है कि लोग उसके बारे में कैसी कैसी अफवाहें और बातें फैला रहे हैं, क्या इन सारी बातों से लोगन को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, अगर नहीं पड़ रहा तो क्या वो उसे बता सकता है कि आखिर वो क्या रीजन है जिससे लोगन इन बातों को काफी आराम से नजरअंदाज कर रहा है। जिस पर लोगन अपने फादर को जवाब देता है कि मैं अगर आपको ये बता भी दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो कि पैट्रियार्क सुनकर कहते हैं लोगन बेटा वो मैं नहीं बल्कि तुम हो जिसको ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही। मैं हर बारी तुम्हारे इस तरह की गलतियों को नजरअंदाज करता हूँ और साथ में कवर अप भी करता हूँ। मैं तुम्हें कवर देता देता काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तुमने तो बोला था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुमने तो और भी ज्यादा पचकानी हरकतें शुरू कर दी है। क्या तुम मुझे जस्ट एक टाइमलाइन दे सकते हो जिससे मुझे यकीन हो जाए कि उस टाइम के गुजरने के बाद तुम इस तरह की हरकतें फिर कभी भी नहीं करोगे। मैं जस्ट तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बीवी और तुम्हारी मरी हुई माँ को ये जवाब दे पाऊँ कि आखिरी दम तक उसके बेटे को कवर अप करने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। तो अपने फादर के मुंह से ये लास्ट वाली बात सुनकर लोगन को काफी अच्छा लगता है कि अब तक उसके फादर उसकी माँ के बारे में सोच रहे हैं, वो पूरी तरह से नहीं भूले। और अगर उसे अपनी पास्ट लाइफ में याद हो तो लास्ट टाइम जब उसको फैमिली से किक आउट किया जा रहा था तो उस वक्त भी उसने यानी कि उसके फादर ने उनके माँ के बारे में कुछ भी नहीं बोला था और ना ही कभी उनको मेंशन भी किया था। इसलिए तो अब लोगन अपने फादर से 1 साल का टाइम लेते हैं कि उसे जस्ट 1 साल चाहिए। 1 साल के बाद वो हरकतें जो कि इन 1 सालों में वो करता आ रहा था तो वो सारी की सारी सेंस बना के उनको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। जस्ट 1 साल, 1 साल तक आपको ये सब कुछ झेलना ही होगा। मैं वादा करता हूँ कि ये कोई बेवकूफी में नहीं कर रहा और मुझे उम्मीद है कि ये फेवर आप मेरा जरूर पूरा करेंगे। ये कहकर उन दोनों के बीच में जो डिस्कशन होनी थी तो वो पूरी हो जाती है और लोगन बाहर
चला जाता है। जिसके बाद पैट्रियर्क जो कि अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे, तो वो अपने लॉकेट में लोगन की मदर की पिक्चर निकाल कर उससे बातें करने लगते हैं। और ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोगन की मदर को देख रहे हैं और साथ में हमें उनका नाम भी पैट्रियर्क से पता चलता है। पैट्रियर्क काफी धीमी और नरम अंदाज में उसका नाम लेते हैं। रेना, मुझे माफ करना, अगर हमारे बेटे ने वो सब कुछ प्रूफ नहीं कर पाए जिसका वो फेवर लेना चाहता है, तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि मैं पैट्रियर्क से पहले एक फादर हूँ और लोगन के लिए एक न एक दिन तो मुझे एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा जो कि उसके लिए अच्छा हो। रेना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मेरी परवरिश ने ही लोगन को बिगाड़ दिया है, या फिर तुम्हारे गम ने हमारे बेटे को इस तरह बनने पर मजबूर कर दिया है? लेकिन जिस तरह के उसने फेवर की बात की तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि हमने पहली मर्तबा बाप और बेटे की तरह बात की और मैं इस तरह ही लोगन को अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डर है कि कहीं लोगन और भी ज्यादा ना बिगड़ जाए। जिसके बाद अगले सीन में हम लोगन को देखते हैं जो कि किसी वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और वो वजह असल में रोनिन उसका छोटा भाई था, क्योंकि उसके छोटे भाई रोनिन ने आखिरकार फोर्स को अवेकन कर लिया, वो भी इतनी कम उम्र में। लोगन अपने छोटे भाई के लिए काफी ज्यादा खुश होता है, और उसे अगर याद हो तो वॉर के खत्म होने के बाद ही रोनिन फोर्स को अवेकन कर पाया। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से रोनिन इतनी जल्दी फोर्स यूजर बन चुका है? जब वो पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, तो रोनिन से पता चलता है कि अगर वो ये कर पाया है तो अपने बड़े भाई की मदद से ही कर पाया है। ये सुनकर लोगन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक कुछ किया ही नहीं है। लेकिन लोगन के डिटेल से बताने पर पता चलता है कि ये पीछे दो गार्ड उसे लोगन से मिलने के लिए रोक रहे थे। इस वजह से जब वो उनसे अपने आप को छुड़ा रहा था तो फोर्स खुद ब खुद ही अवेकन हो गया, और अवेकन होने के बाद दोनों को पछाड़ के वो यहाँ पर आ गया। ये सुनकर लोगन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि जैसे ही रोनिन की अवेकनिंग हो गई तो उसने दो गार्ड्स को हरा दिया। अगर इसी तरह ही चलता रहा और वो अपनी अवेकनिंग फोर्स पावर को अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर लेता है और लोगन उसके बाद उसे वो डिवाइन स्वॉर्डमैनशिप सिखा देता है, तो लोगन को यकीन है कि पास्ट लाइफ से वो ज्यादा ग्रो कर पाएगा और वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हम साउदर्न पार्ट ऑफ एमक्लेन फैमिली का देखते हैं, जहाँ पर ड्वेन ने उन सारे मर्सनरीज को इकट्ठा कर लिया है, और लोगन के आने पर ड्वेन उन सारे मर्सनरीज को लोगन के सामने पेश करता है। लेकिन लोगन को देखकर वो सारे मर्सनरीज अब बातें करने लगते हैं कि ये चिलकुट इन लोगों को ट्रेन करेगा और हमें हायर करना चाहते हैं। इस तरह की काफी सारी बातें वो आपस में करते हैं, और लोगन को समझ में आ जाता है कि अगर वो यहाँ पर खुद को साबित नहीं करेगा तो ये लोग इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए तो उनमें से एक को उठाकर वो उससे कहता है कि जो बात तुमने कही है कि ये एक सोर्ड और आर्मर को पहनकर काफी ज्यादा अजीब और फनी दिख रहा है और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक एरोगेंट नोबल है, तो क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? वो मर्सनरी भी इस बात से हैरान होता है कि इतनी दूर से उसने इसकी बात को कैसे सुना। लेकिन लोगन उसे सजा देने के बजाय उसके साथ एक डील करता है कि अगर वो उस पर एक हिट लैंड कर पाता है तो वो पूरे साल की पेमेंट उसे दे देगा। जो कि सुन के वो मर्सनरी हैरान होता है और कहता है कि तुमने ये बात कहकर काफी बड़ी गलती कर दी है, और एक नोबल होने के नाते तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं। दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जब दोनों सामने होते हैं तो वो मर्सनरी लोगन से लंबा, मोटा और चौड़ा होता है, और इसी वजह से उस मर्सनरी को खुद पे काफी यकीन था कि वो ये फाइट जीत जाएगा। और बाकी लोग जो कि इस नजारे को विटनेस कर रहे थे उन्हें भी लगता है कि मर्सनरी इस फाइट को जीतेगा। और फाइट को शुरू करने से पहले वो मर्सनरी लोगन को पहले हिट करने की इजाजत देता है। लोगन उस मर्सनरी से कहता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन इस बात से उस मर्सनरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो कहता है कि उसके साथ लोगन से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो उसे पहले अटैक करने की इजाजत दे रहा है। जो ही वो अपने बात को खत्म करता है तो लोगन अपनी फोर्स पावर की मदद से उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का देता है, जिससे सारे लोग देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, और वो बंदा नीचे एक ही मुक्की के साथ नॉकआउट हो जाता है। और उस बंदे को इतनी आराम से गिराने के बाद लोगन दोबारा से बाकी मर्सनरीज की ओर देखकर कहता है कि और कोई है जो कि मुझसे पंगा लेना चाहता है और अपनी जुबान कैंची की तरह अगर चला रहा है और लगता है कि ये एक झंड था और वो मुझे हरा सकता है, तो मुझसे फाइट करने के लिए सामने आ जाओ। तो उस बंदे को हराने पर सारे लोगों को पता चल जाता है कि लोगन कोई आम सोल्जर नहीं बल्कि एक फोर्स यूजर है, और इतनी कम उम्र में लोगन को फोर्स का इस्तेमाल करता हुआ देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और जहाँ तक काई की बात हो रही है तो उसे भी लगा था कि लोगन कोई आम सा सोल्जर होगा, लेकिन लोगन ने उसकी भी एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर दिया है। और अब जबकि लोगन के पूछने पर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि अब सारे लोग कोऑपरेट करेंगे। सारे लोग शांति से बैठे होते हैं और लोगन अपना इंट्रोडक्शन देता है
और इंट्रोडक्शन देकर उन लोगों के लिए ये बात भी क्लियर कर देता है कि उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि वो इतना सारा पैसा मर्सनरीज पर क्यों खर्च कर रहा है। तो वो उन लोगों को अपना प्लान बताता है कि वो उन लोगों को क्रॉसबो यूज करने के लिए ट्रेन करेगा, और वो भी खड़े खड़े नहीं बल्कि हॉर्स पर राइडिंग करते वक्त वो लोग क्रॉसबो को इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये बात सुनकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर किस टाइप की ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो लोगिन की ट्रेनिंग एकदम ऑपोजिट है। वो कुछ बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो बच्चों के खेल की बात हो रही है। काई भी लोगिन को समझाता है कि ये चीज इफेक्टिव नहीं है, और ये बात लोगिन को पहले से पता होती है, लेकिन काई ने जो बोला तो उसके ऑपोजिट कि ये इफेक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव है। ये अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को मिटा सकता है, क्योंकि क्रॉसबो को अगर जल्दी से रिलोड करना है तो पैर की थोड़ी बहुत मदद लेनी पड़ती है, और अगर ये लोग हॉर्स राइडिंग करते वक्त क्रॉसबो को रिलोड करेंगे तो पैर की मदद कैसे लेंगे। इसलिए तो लोगिन काई को टेंशन ना लेने का बोलता है, और जो प्रोसेस बताया है उसको शुरू करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि आखिर में काई को उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसी बीच हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले हम लोगिन को देखते हैं। वो किसी चिट्ठी को पढ़ रहा था, वो क्वालिफिकेशन टेस्ट के रिजल्ट्स थे, और उससे लोगिन को पता चलता है कि 350 मर्सनरीज में 311 ही पास हुए हैं, जो कि उसकी नजर में एक अच्छा रिजल्ट है। जिसके बाद हम लोगिन के सामने हमार को देखते हैं। हमार जिसको लोगिन ने उस क्रॉसबो के ब्लूप्रिंट्स दिए हैं, तो उन्हें देखकर हमार को अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि टूटी फूटी ब्लूप्रिंट है और उसे पूरी तरह से समझने में उसे डिटेल में बताना जरूरी है। लेकिन लोगिन को जितना उस क्रॉसबो के बारे में पता है, तो उसने वो सब कुछ उस ब्लूप्रिंट में लिख लिया है, और जब हमार उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इस क्रॉसबो की मदद से एक बंदा एक हीरो में 3 बार शूट कर सकता है, जो कि उसकी नजरों में एक इंसेन आइडिया है। और वो पूछता है कि आखिर इतना बेकार और पागलपन वाला आइडिया कौन बना सकता है। तो लोगिन बताता है कि ये उसने किया है, जो कि सुन के हमार के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, और कुछ ही सेकंड्स में वो अपना वक्त, जज्बात और जिंदगी सब कुछ बदल देता है, और कहता है वाह क्या आइडिया है, इसे तो मैं अपने साथ अपने गांव लेकर जाऊंगा और वहाँ पे अपने लोगों को सिखाऊंगा कि ये कलाकारी उसके मास्टर ने की है। लेकिन अब भी इस ब्लूप्रिंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमार को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इस तरह के वेपन के बारे में वो पहली मर्तबा सुन रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसके आइडिया को क्रिएट करने से उसे रोक रही है। इसलिए तो वो जब लोगिन से इस बात को क्लियर करने का बोलता है, क्योंकि वही है जिसने ये ब्लूप्रिंट बनाए हैं, तो लोगिन तो हमार को सिंपल में बोल देता है कि वो बाकी सब कुछ हमार पे ही छोड़ रहा है, जिससे हमार को गुस्सा आ जाता है। लेकिन लोगिन उसे शांत करवाते हुए कि वो तो जस्ट मजाक कर रहा था, तो वो उसे कुछ टिप्स देता है जो कि इस क्रॉसबो को और भी ज्यादा इफेक्टिव और बहुत जल्दी जल्दी रिलोड करने में मदद करेगा। और लोगिन की आइडियाज को सुनने के बाद हमार के तो आंखें बाहर आने लगती हैं। वो इस आइडिया से बहुत इम्प्रेस हो गया है, क्योंकि जहाँ तक एक नॉर्मल बो की बात हो रही है तो उसमें भी टाइम लगता है, और एक नॉर्मल क्रॉसबो जो कि रिलोडिंग में टाइम लेता है और अटैक में सिर्फ एक ही तीर उससे बाहर निकल कर आता है, तो ये क्रॉसबो तो उन दोनों के मुकाबले में बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि अटैक की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी और टाइम की क्वालिटी भी कम हो जाएगी, यानी कि कम टाइम में बहुत ज्यादा अटैक्स। और अब जबकि हमार को पूरा आइडिया समझ में आ गया है, तो लोगिन टाइमलाइन के बारे में पूछता है कि वो कितना टाइम लेगा इस चीज को बनाने में। तो हमार लोगिन को टाइमलाइन देने से पहले एक बात क्लियर करता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वो पहली मर्तबा सुन रहा है, इसलिए उसे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि इंसानों ने इस वेपन को काफी टाइम पहले ही बनाया हुआ है और ड्वार्फ को अब तक इस वेपन के बारे में पता नहीं चला, तो वो काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाता है, और वो इंसानों के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो कहता है कि अगर इंसान इसे जल्दी से बना सकते हैं तो ड्वार्फ तो इस तरह की चीजों में इंसानों के बाप हैं, तो वो 1 मंथ में इस चीज को बना लेगा। वो काफी सारे प्रोजेक्ट्स लोगिन के सामने 1 महीना बाद पेश करेगा। इस चीज को देखने के बाद हमार काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया है, क्योंकि एक नई चीज अब उसे एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और वो जाते जाते और हंसते हंसते हुए कहता है, इन इंसानों की तो मैं बैंड बजा दूंगा, इनको मैं अभी सबक सिखाऊंगा कि ड्वार्फ के ईगो के साथ छेड़ना अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। जिसके बाद अगला सीन ट्रेनिंग ग्राउंड का होता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि लोगिन विक्टर को ट्रेनिंग दे रहा था, और ट्रेनिंग सेशन के पहले पार्ट में वो विक्टर को बिल्कुल घोड़ों की तरह दौड़ा रहा था, और उसे दौड़ते दौड़ते देखकर लोगिन बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा 20 किलोमीटर बिना कोई रेस्ट किए हुए दौड़ रहा है। लेकिन जैसा विक्टर से एक्सपेक्ट कर रहा था, तो विक्टर उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा कर रहा है। हाँ, उन लोगों की फैमिली के साथ अच्छा खाना नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जितना खिलाया जा रहा है, तो उसके रिजल्ट में विक्टर उससे ज्यादा बेटर कर रहा है। और एक बात जो कि लोगिन के लिए क्लियर हो गई है कि पास्ट में वो जैसा इस विक्टर के बारे में सोच रहा था, तो ये उससे कहीं गुना ज्यादा अलग है। उसे लगा था कि ये एक वॉयलेंट बंदा है, लेकिन इसकी नेचर को देखकर लगता नहीं कि ऐसे नेचर का बंदा कभी वॉयलेंट बनेगा। तो आखिर थोड़ा जोर देने के बाद लोगिन को
समझ में आ जाता है कि आखिर पास्ट में इसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इसकी पूरी पर्सनैलिटी को ही बदल दिया। तो जैसे कि इसकी छोटी बहन ही इसके वॉयलेंट नेचर को कंट्रोल में ला सकती है, तो शायद से पास्ट में इसकी बहन के साथ कुछ न कुछ तो हुआ होगा। तभी लोगन विक्टर को खड़ा करके और उसके हाथ में एक वुडन सोर्ड देखकर कहता है कि आज के बाद तुम एम क्लेन की सोर्डमैनशिप को सीखोगे, जो कि इस फैमिली का हर एक सोल्जर और सदस्य जानता है कि कैसे यूज करना है। तो इसलिए देखो, अडेप्ट करो और सीखो। ये क्लियर करने के बाद लोगन जिसके हाथ में एक वुडन सोर्ड होती है, तो वो सामने की ओर एक स्ट्राइक लगाता है जिसमें इतनी पावर होती है कि जस्ट एक फ्लिक से नीचे की धूल उड़ जाती है। और विक्टर जो कि लोगन की इस स्ट्राइक को देख रहा था, तो वो अपने मन ही मन में इसी बात को लेकर सोच रहा था कि अगर इस ट्रेनिंग को वो जल्दी से खत्म कर देता है तो वो एक अच्छी नींद सो पाएगा, क्योंकि अभी उसकी जो हालत है तो उसे लगता नहीं कि वो आगे कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन फिर भी अगर इस ट्रेनिंग के बाद एक अच्छी सी नींद सोने को मिल सकती है और अच्छा खाना खाने को मिल सकता है, तो ये ट्रेनिंग वो जरूर करेगा। इसी डिटर्मिनेशन को अपने माइंड में सेट करने के बाद वो लोगन के उसी स्ट्राइक को कॉपी करता है और बिल्कुल 100% कोई चीज भी चेंज नहीं होती और एक्यूरेट तरीके से जिस तरह लोगन ने स्ट्राइक लगाई उसी तरह ही विक्टर लगाता है, जो कि देखकर लोगन भी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसने खुद अपने आंखों से ये विटनेस किया है कि मेरे अटैक में और इसके अटैक में कुछ भी फर्क नहीं था, 100% एक जैसे थे। अगर वो रोनिन के साथ इसे कंपेयर करे तो दोनों की एज एक जैसी है। लेकिन अगर अडेप्टेशन की बात की जाए तो अगर इसी तरह ही चलता रहा तो ये रोनिन को पीछे पछाड़ देगा। विक्टर रोनिन के मुकाबले में बहुत टैलेंटेड है और विक्टर की इस सक्सेशन के बाद वो विक्टर को ये भी बताता है कि अगर इसी तरह ही चलता रहा और वो इतनी जल्दी सब कुछ सीख जाएगा तो वो बहुत कम टाइम में एक नाइट भी बन जाएगा और बाद में वो खुद को एक अच्छा नाइट भी बुला सकता है। जो कि सुनकर विक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ यूं हो जाते हैं, क्योंकि उसका मन भी चाहता है कि वो एक अच्छा नाइट बने। और एडिशनली लोगिन विक्टर को ये भी कहता है कि अगर उसे कुछ और चीज की जरूरत पड़े तो वो सर्वेंट रिक से बोल सकता है। लेकिन विक्टर को और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट उसकी सिस्टर का जैसे वो ख्याल रख रहे हैं, तो अगर वो इसी तरह ही करते रहे तो उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं। विक्टर की ये वाली बात सुनकर लोगन मुस्कुराने लगता है और वो विक्टर की बाकी ट्रेनिंग सेशन को भी शुरू करता है। लेकिन उसको ट्रेन करते करते लोगन अपने मन में ये भी सोच रहा था कि सारी चीजें काफी स्मूथली तरीके से चल रही है, अगर इसी तरह ही चलता रहा तो वॉर से पहले ही वो कुछ एक्स्ट्रा चीजों को भी संभाल लेगा। लेकिन उसे इतना पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो इन सब चीजों को खुद अपने हाथों से नहीं संभाल रहा बल्कि किसी और के हवाले किया है, क्योंकि वो क्रॉसबो को खुद नहीं बना रहा बल्कि हमार बना रहा है। और वो मर्सनरीज को भी खुद ट्रेनिंग नहीं दे रहा, क्योंकि उसे काय दे रहा है। तो कुछ भी हो सकता है कि हमार क्रॉसबो अच्छी तरह से ना बनाए और हो सकता है कि क्रॉसबो अच्छा बने लेकिन मर्सनरी उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल ना कर पाए। तो कैजुअलिटीज को देखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि मुझे किसी और प्लान की भी जरूरत है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लोगिन अपने पेट्रियार्क से नाइट ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा था। लोगिन नाइट की ट्रेनिंग करना चाहता है और इसीलिए ही वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करना चाहता है कि उसे नाइट ट्रेनिंग देने की इजाजत दी जाए। जिसके बाद अगला सीन नाइट ट्रेनिंग का होता है और वहाँ पर नाइट के कैप्टन को हम देखते हैं, जो कि बाकी नाइट्स को उस टाइम पर ट्रेनिंग दे रहे थे। वो ट्रेनिंग को बीच में रोककर अनाउंस करते हैं कि यंग मास्टर लोगिन भी नाइट ट्रेनिंग में उन लोगों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। जो कि सुनकर वो लोग खुश तो नहीं लेकिन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ लोग तो इस बात के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि सर डोमिनिन जिसके साथ पहले लोगिन ने फाइट की थी, जो कि लोगिन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, तो उससे फाइट जीतने के बाद इन लोगों को लगता है कि यंग मास्टर लोगिन नाइट ट्रेनिंग को भी अब एक जोक की तरह ले रहे हैं। और ये सारी बातें नाइट कैप्टन ने पहले से ही एक्सपेक्ट की हुई थी। और जब हमारा सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है तो कैप्टन को खबर मिलने पर कि यंग मास्टर लोगिन भी नाइट ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो अपने पेट्रिया की इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन तो नहीं करते, लेकिन कुछ पॉइंट्स उसके सामने लाते हैं कि बाकी नाइट्स को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल के मास्टर लोगिन के पीछे जो अफवाहें फैल रही हैं, तो कुछ लोग उस पर अभी भी यकीन करते हैं और वो नहीं चाहते कि यंग मास्टर लोगिन उनके साथ ट्रेनिंग करे। लेकिन ये रिक्वेस्ट पेट्रियार्क का नहीं बल्कि उसके बेटे का है और उसे अपने बेटे की बात तो माननी ही पड़ेगी। वो कैप्टन से टेंशन ना लेने का बोलता है और वो जैसे चाहे तो लोगिन को ट्रीट कर सकते हैं। उसे स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन चाहे ये बात पेट्रियार्क के मुंह से खुद निकली है, लेकिन फिर भी ये उनके पेट्रियार्क के बेटे हैं, इसलिए उन्हें डर लग रहा है कि कहीं लोगिन को ट्रेनिंग के बीच में चोट न लग जाए। और हमारा लोगिन जो कि कैप्टन की रिएक्शन को साइड से देख रहा था, तो वो उनको टेंशन ना लेने का बोलता है और पहले से माफी भी मांगता है कि अगर उसके ज्वाइन करने से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो उनको एक प्रपोजल देते हैं कि इस पूरे हफ्ते में अगर मैं एक दिन भी छुट्टी करता हूँ और बाकी लोगों से पीछे रह जाता हूँ, तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कभी ये ट्रेनिंग ली ही नहीं है। कैप्टन इस बात से हैरान होते हैं कि इसने इसका मन कैसे पढ़ लिया, लेकिन
लोगन के प्रपोजल को सुनने के बाद उनके फेस एक्सप्रेशन कुछ यूं हो जाते हैं, क्योंकि लोगन का ये प्रपोजल एक अपॉर्चुनिटी है और वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते। वो इस टाइम से लेकर आगे के पूरे हफ्ते तक इस ट्रेनिंग को और भी ज्यादा मुश्किल बनाने का ठान लेते हैं, क्योंकि अगर वो इस ट्रेनिंग को और भी ज्यादा सख्त बना देंगे तो लोगन के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हम ये नोटिस करते हैं कि जितने भी नाइट्स वहाँ पर मौजूद थे तो उनकी सांसें बहुत तेजी से फूल रही होती हैं, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने पहले कभी भी नहीं ली थी। और आखिर इस ट्रेनिंग से उन लोगों को क्या फायदा होने वाला है, और उन लोगों को ट्रेनिंग के बीच में ये बात भी समझ में आ जाती है कि कैप्टन ने जब उन्हें फुल आर्मर पहनने का बोला था तो उनसे इनका ये मतलब था, और अगर ये मुसीबत वो लोग झेल रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही बंदे की वजह से है, जिसके यहाँ पर आने के बाद सब लोगों के लिए उसने मुसीबत खड़ी कर दी है। लेकिन वो सारे एक ही बात से खुद को दिलासा दे रहे थे कि जब वो लोग ही इस ट्रेनिंग को झेल नहीं पा रहे तो वो क्या ही इसे झेल पाएगा, क्योंकि उसका आज पहला दिन है और इतनी सख्त ट्रेनिंग से गुजरने के बाद तो वो 3 दिनों के अंदर अंदर ही यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग को हैंडल करना भी उन बाकी नाइट्स के लिए भी मुश्किल हो गया है जो कि हर दिन ट्रेनिंग करते आ रहे थे। तो वो क्या कर पाएगा। और इस ट्रेनिंग से कैप्टन का और कोई मकसद नहीं था, वो जस्ट चाहते थे कि ये लोग जिस घोड़े पर सवार होते हैं तो वो बैटल फील्ड में कितना ज्यादा मुश्किल में होता है, और इस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद इन्हें पता चल जाएगा कि बैटल फील्ड में सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि उनकी सवारियां भी काफी मुश्किल में होती है। तभी अचानक से हम लोग इनको देखते हैं जो कि उनकी बातों को बीच से काटता हुआ सामने की ओर काफी तेजी से चला जाता है, और इस स्पीड को देखकर नाइट्स के साथ साथ कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ऊपर से वही लोग जो कि अभी तक उन्हें अंडर एस्टिमेट करते आ रहे थे कि 3 दिनों के अंदर अंदर ही ये यहाँ से जाने के लिए इंसिस्ट करेंगे, तो वो ये देखकर कि ना तो सिर्फ ये इतनी तेजी से जा रहा है बल्कि इसके चेहरे पर एक मुस्कान भी है, जिसको देखने के बाद उन लोगों को भी हैरानी होती है कि इतनी सख्त ट्रेनिंग के बावजूद भी ये पागल मुस्कुरा रहा है। और जहाँ तक कैप्टन की बात हो रही है तो वो अपने बंदों को इस तरह स्टेट में देखकर उनके मन ही मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि इस तरह की ट्रेनिंग करवाने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो लोगन यानी कि यंग मास्टर को यहाँ से जल्दी फारिग करने का था। लेकिन इस वाले मंजर को देखने के बाद लगता नहीं कि लोगन ही यहाँ से जाएगा, बल्कि जो लोग जाएंगे तो वो अपने ही नाइट्स होने वाले हैं। इसलिए तो अब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये ट्रेनिंग करवाने का अब और कोई मकसद नहीं। इसलिए तो कैप्टन चिल्लाते हुए उन लोगों को अनाउंस करते हैं कि वो पूरे 10 मिनट तक रेस्ट करने वाले हैं, जो कि सुनकर बाकी नाइट्स चैन की सांस लेते हैं। और लोगन के भी वापस आने पर जब कैप्टन उनके करीब जाकर पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्या इस ट्रेनिंग से उन्हें थकावट महसूस हुई या नहीं। वो बाहर से तो सवाल कर रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहते थे कि ये इस बात के साथ एग्रीड करें ताकि वो इस यूजलेस ट्रेनिंग को यही का यही खत्म कर दे। लेकिन हैरानी तो तब होती है कि जब लोगन उनकी बात का ऑपोजिट जवाब देता है कि ये करने के काबिल है, इसे तो कोई भी कर सकता है। इसलिए तो मैं सोचूं कि हमारे नाइट्स इतने वीक क्यों हैं, ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पाए। मुझे इस ट्रेनिंग में काफी ज्यादा मजा आया और मैं आगे की ट्रेनिंग को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और कैप्टन मैं उम्मीद करूंगा कि आगे की ट्रेनिंग इससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल होगी। लोगन की बात को सुनकर उन नाइट्स को गुस्सा आता है, और जहाँ तक कैप्टन की बात हो रही थी तो उनके उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो जिस तरह का जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनका ऑपोजिट ही उनको सुनने को मिला। और उनके इस तरह एक्सप्रेशन को देखकर लोगन बेचारे को तो पता ही नहीं होता कि यहाँ पर ये लोग उसकी बात से इतना सेंटी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो नाइट्स आगे इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और कैप्टन ने ये ट्रेनिंग सिर्फ लोगन के लिए ही बनाई थी ताकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से फारिग हो जाए, लेकिन बैकफायर देखकर वो इस ट्रेनिंग को खुद भी खत्म करना चाहते हैं। फिर उसी रात जब सारे नाइट्स वहाँ से चले जाते हैं तो हम लोगन को देखते हैं जो कि प्राइवेट में कुछ करना चाहता था, और वो इसको कंफर्म करवाने के लिए कि वो वहाँ पर अकेला है तो वो आसपास देखता भी है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। और जो वो प्राइवेट में करना चाहता था तो वो असल में अपने फोर्स को और भी अच्छा और डेवलप बनाना था। वो ये बात इन लोगों के सामने रिवील नहीं करवाना चाहता कि वो एक फोर्स यूजर है, इसलिए तो अकेले यहाँ पर वो अपनी फोर्स को अच्छा और डेवलप करना चाहता है। तो फोर्स को बेहतर और डेवलप करते करते हमें 2 बातें भी उससे पता चलती हैं, जिसमें सबसे पहले हमें ये बात पता चलती है कि आखिर उसने इस ट्रेनिंग को क्यों ज्वाइन किया है। तो दरअसल वो अपनी फोर्स को बेहतर बनाने के लिए इस नाइट ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है। वो अपनी फोर्स पावर को मेडिटेशन के थ्रू भी बेहतर बना सकता है, लेकिन वो इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकता कि मेडिटेशन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी भी लाजमी होनी चाहिए, और ये नाइट ट्रेनिंग उसकी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में काफी मदद कर रही है। और दूसरी बात ये होती है कि पास्ट में वो इन नाइट्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था और कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता था, इसलिए लोगन इन लोगों के साथ बॉन्ड और दोस्ती करना चाहता है ताकि आगे फ्यूचर में ये लोग उसे डिपेंडेबल भी समझे और उसकी बात को भी अच्छी तरह से सुने और माने भी। तभी फोर्स के डेवलप के बीचों बीच उसके रिजल्ट में लोगन को सक्सेस मिलती है और वो अपने फोर्स को काफी आराम से
डेवलप कर पाया है। इसमें उसे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी और जिस तरह के उसने एक्सपेक्ट किया था कि स्ट्रॉन्ग बॉडी लाजमी है, तो ट्रेनिंग करने का भी फल उसे मिल गया। और अब लोगिन अपनी फोर्स की पावर को जांचना चाहता है, इसलिए अपनी फोर्स की पावर को अपनी सोंड में इंसर्ट करता हुआ जब वो सामने की ओर एक छोटा सा स्लैश लगाता है, तो लोगिन खुद से काफी इमेंस पावर को फील करता है, जो कि वो जानने के बाद कि अगर इसी तरह ही आगे फ्यूचर में भी चलता रहा और वो इतनी आराम से अपनी फोर्स की पावर को डेवलप करता रहा और आगे बढ़ता रहा, तो उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो अपने फादर जैसे एक हाईली रैंक नाइट को भी काफी आराम से पछाड़ सकता है। वो हाईली रैंक नाइट जो कि उसके फादर के लेवल के हैं, तो वो लोगिन का सामना नहीं कर पाएंगे। और अब इस रिजल्ट से भी लोगिन को खुशी मिलती है और इस सफलता के बाद वो अपने आप को अपने मंजिल के और भी करीब पाता है। जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट लोगिन के कमरे पर पड़ता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि लोगिन के सामने बहुत सारे क्रॉसबो के मॉडल्स पड़े होते हैं, जिन्हें एक एक देखकर लोगिन जो एक्सपेक्ट कर रहा था तो उसका ऑपोजिट उसे मिलता है और उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। वो हमार से भी कहता है कि एक मंथ में तुम सिर्फ इतना ही कर पाए, तो ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हमार जो कि ये बातें सुनकर काफी गुस्सा हो रहा था कि बिना टेस्टमेंट के ये इसे इतना बुरा भला कह रहा है, तो ये तो एक क्राफ्टमैन की बेइज्जती हो रही है। जो कि देखकर लोगिन अब अपनी नौटंकियां शुरू करता है। वो हमार से माफी मांगता है कि उसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। अगर इस सिचुएशन में कोई गलत है तो वो खुद ही उसका जिम्मेदार है। और हमार भी लोगिन के बात के साथ एग्रीड होता है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, आप मेरे मास्टर हैं, लेकिन आपको कभी भी क्राफ्टमैन के प्राइड को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन बेचारे हमार को क्या पता कि यहाँ पर लोगिन इस बात को बोलने के बाद आगे क्या कहने वाला है। लेकिन जब अपनी बात को पूरा करता है कि यहाँ पर वो इस सिचुएशन में खुद ही गलत है, तो वो हमार से कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और गलती उसकी है कि हमार पर उसने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया है। और ये भी उसकी गलती है कि हमार को उसने छुड़ाया भी है और वो उसे एक एक्सपर्ट ड्वार्फ समझ रहा था। लगता है कि उस दुकानदार ने उसके साथ अच्छा खासा स्कैम किया है। वो हमार के वाइटल पॉइंट्स को टारगेट करता है, जिससे हमार को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलता हुआ हमार कि उसे सिर्फ अपने मास्टर से एक और मंथ चाहिए, सिर्फ एक और मंथ, जिसमें वो अपने रिजल्ट से अपने मास्टर को हैरान कर देगा और दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से कभी भी बोलने की जरूरत भी नहीं करेगा। ये बोलता हुआ हमार अपने उस मॉडल्स को भी तोड़ देता है, क्योंकि वो इस बात को साबित करना चाहता है कि वो अपने काम को दोबारा स्क्रैच से शुरू करेगा। क्योंकि यहाँ पर लोगिन ने उसके प्राइड को टारगेट किया है और कभी भी क्राफ्टमैन के प्राइड के साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए और ना ही कभी उंगली उठानी चाहिए। ये कहता हुआ हमार वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और जहाँ तक लोगिन की बात हो रही है, तो हमार को इस तरह गुस्से में देखकर उसे मजा आने लगता है और वो अपने रियल इंटेंशन को भी रिवील करता है। अरे वाह, इसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आया। एक ड्वार्फ जिसको गुस्सा भी आया हो और वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाए, लगता है कि ये एक मंथ के बाद एक किलर रिजल्ट मुझे देने वाला है। अगर मैं इसे और भी गर्म करूं तो ये मुझे कौन सी नई नई चीजों से नवाजेगा, ये तो जरूर फ्यूचर में ट्राई करना पड़ेगा। जिसके बाद हम पूरे 2 महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर हमार अपने रिजल्ट के साथ आकर उसे लोगिन के सामने डेमोन्स्ट्रेट करवा रहा था। तो उस वेपन का डिजाइन और शॉट्स जैसे कि लोगिन ने बताया है तो वैसा ही बना है। और फायर के रिजल्ट के बाद लोगिन काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होता है। लेकिन हमार ये बात रिवील करके कि इससे सिर्फ 2 ही शॉट्स निकल सकते हैं, लेकिन इसकी रिलोडिंग इतनी फास्ट है कि उनकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। तो उम्मीद है कि वो उस एक तीर को नजरअंदाज करेंगे। और लोगिन जो कि इस रिजल्ट से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया है कि ये पास्ट वाले क्रॉसबो से थोड़ा छोटा भी है और इफेक्टिव रेंज इसका थोड़ा बहुत कम भी है, लेकिन इसको रिलोड करने में 5 सेकंड से भी कम लगे और ऊपर से टाइम ओवर क्वांटिटी जो कि मेन गोल था। तो इस रिजल्ट को पाने के बाद उसे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो रीजनल वॉर अभी भी बहुत दूर है और इतनी जल्दी उन लोगों की प्रिपरेशन हो रही है। तो इस खुशी में वो हमार को थैंक यू बोलता है और बाद में उसे बिल्कुल बच्चों की तरह उठा के उसके नारे भी लगाता है कि लॉन्ग लिव हमार, हमार से बेहतर और कोई भी नहीं है। लोगिन के इस तरह एक्ट करने से हमार काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और वो तुरंत से उसे नीचे रखने का बोलता है, क्योंकि कोई भी किसी टाइम आकर उन लोगों को इस तरह एक्ट करता हुआ देख सकता है। लेकिन लोगिन जिसने अब तक हमार को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, तो वो हमार को अब बहुत ही इमोशनल अंदाज में कहता है हमार, और हमार रिस्पॉन्स में कहता है जी मास्टर आप बोलिए, आपको क्या कहना है। तो लोगिन अपने रियल इंटेंशन दोबारा रिवील करता है और दोबारा लालच में आकर वो हमार से कहता है अरे कुछ भी नहीं, जस्ट मुझे इस तरह 400 और चाहिए, वो भी सिर्फ 2 महीनों में। और उम्मीद है कि हमारे इस तरह कर पाएगा, क्योंकि वो एक टैलेंटेड ड्वार्फ जो है। भाई लोग जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन लोगिन की तरह लालच मत करना। ये तो आयानोकोजी से भी ज्यादा शातिर है, जो कि अपने टूल से कुछ नेक्स्ट लेवल पर ही काम लेता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई उसी क्रॉसबो को चला रहा था और वो
और कोई बंदा नहीं बल्कि काय था। तो काय अपने हाथों से खुद ही एक्सपीरियंस करने के बाद कि ये क्रॉसबो क्या कर सकता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जहाँ तक बाकी मर्सनरीज की बात हो रही है तो वो इस क्रॉसबो को देखने के बाद काफी हैरान हो गए हैं, क्योंकि जब पहली मर्तबा लोगन के मुंह से एक क्रॉसबो कैवलरी के बारे में उसने सुना था कि घोड़ों पे बैठकर इस क्रॉसबो का इस्तेमाल करना, तो उन्हें ये बात सिर्फ मजाक लग रही थी। लेकिन अपने आंखों से देखने के बाद कि ये क्रॉसबो आखिर क्या कर सकता है और ये कितनी जल्दी रिलोड होता है, तो उन्हें लोगन की बात पर अब आखिरकार विश्वास आ गया है कि वो बात मजाक नहीं थी। और काय जो कि अब तक उस क्रॉसबो को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, तो उसे देखकर अपने मन ही मन में वो सिर्फ एक बात ही दोहराता है कि अगर ये क्रॉसबो और वो कैवलरी टेक्निक्स जो कि लोगन ने ही बनाई है उसके लिए हम 300 क्रॉसबो को 300 ट्रेन मर्सनरी के हवाले कर दे, तो सोचकर ही मेरे रोंगटे कड़े हो रहे हैं कि वो क्रॉसबो कैवलरी आर्मी किन किन चीजों को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है। और अब काय मास्टर लोगन से भी कहता है कि क्या इसलिए आप हमसे उस टाइप की ट्रेनिंग करवा रहे थे क्योंकि आपको स्पेशल वेपन को उन ट्रेन मर्सनरी के हवाले करना था। तो लोगन का जवाब थोड़ा बहुत हाँ में होता है, लेकिन उसके रियल इंटेंशंस तो सिर्फ उसे ही पता है कि आगे जाके एक वॉर छिड़ने वाली है और वो उसी के लिए ही ये सब कुछ प्रिपेयर कर रहा है। वो इन क्रॉसबो को बाकी नाइट्स के हवाले भी करना चाहता है और सोल्जर्स के हवाले भी, लेकिन फंड्स की भी कमी है और ऊपर से किसी को क्या पता कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पता चल जाए, क्योंकि लोग नहीं चाहता कि लोगों को इस क्रॉसबो के बारे में पता चले। इसलिए तो अभी के लिए वो इन क्रॉसबो को सिर्फ अपने पास ही रखना चाहता है। जिसके बाद वो काय को एक न्यू ऑर्डर देता है कि आज के बाद वो चाहता है कि ये क्रॉसबो उन ट्रेन मर्सनरी के हवाले कर दिया जाए जो कि इसके काबिल है और इनसे उनको अब फिजिकली ट्रेनिंग दी जाए। यानी कि अगर वो आसान अल्फाजों में काय को समझाए तो वो टेरिटरी के आगे जाके किस्म किस्म के मॉन्स्टर के झुंड को इस क्रॉसबो की मदद से खत्म कर दे। लेकिन की इस वाली बात को सुनकर कोई भी हैरान हो जाए तो इसलिए काय भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या आप वाकई में चाहते हैं कि मैं इन ट्रेन मर्सनरीज को उस खतरे की जगह पे ले जाऊं? जिस पर लोगन के जवाब से काय का मुंह बंद हो जाता है। लोगन कहता है कि ये वेपन मैंने वैसे ही तो नहीं बनाया और तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज तुम लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगी? हाँ, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अभी के लिए ये लोग इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन इतना पावरफुल वेपन अपने हाथों में लेकर जिसकी मिकदार भी बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उन मॉन्स्टर को हैंडल करना इम्पॉसिबल होगा या पॉसिबल? तो काय ये खुद भी रियलाइज कर लेता है कि लोगन की बात सच है, ये बात इम्पॉसिबल नहीं बल्कि पॉसिबल है। और वो लोगन से कहता है कि शायद से ये बात पॉसिबल हो सकती है, लेकिन लोगन शायद से नहीं बल्कि इसे पॉसिबल बनाना चाहता है, क्योंकि अगर काय ही ये सब कुछ नहीं कर पाया तो ये जो सारी मेहनत जो कि लोगन अभी तक करता आ रहा है तो उस पर पानी फिर जाएगा और इसका कोई मकसद ही नहीं होगा। ये कहता हुआ लोगन आगे जाके उन क्रॉसबो को उन ट्रेन मर्सनरीज के हवाले करता है और पीछे खड़ा काय जो कि ये सब कुछ सुनकर समझ जाता है कि इसका इरादा इन लोगों को ट्रेन करने का नहीं बल्कि एक वॉर के लिए प्रिपेयर करने का था। ये किसी वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है, इसलिए तो इतना सीरियस है। और एज वी कैन एक्सपेक्ट अपने टॉप नॉच सबऑर्डिनेट से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो ही लोग इनके इरादों को नहीं समझ पाएगा तो आखिर कौन समझ पाएगा। और फिर इसी के साथ अगला सीन दोबारा नाइट ट्रेनिंग का होता है, जहाँ पर लोग सामने दौड़ते हुए लोगिन की ओर देखकर इम्प्रेस होते हैं। पहले में तो उनको लोगिन के आने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी वो लोगिन को एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। और जो लोग लोगिन और सर डोमिनेंट की फाइट में मौजूद भी थे और उस टाइम से ही लोगिन से नफरत करते आ रहे थे, तो उनके सामने ये बात क्लियर हो गई है कि उस फाइट को लोगिन ने फेयर एंड स्क्वायर जीता था। और साथ में ये भी देखकर कि ये दो बंदों को अपनी पीठ पे बिठा के इतनी तेजी से दौड़ रहा है, वो भी कॉन्स्टेंटली और थक भी नहीं रहा, तो लोगिन के स्टेमिना की वो दाद देते हैं और लोगिन में उनको पैट्रियार्क नजर आते हैं। लेकिन अभी भी थोड़े बहुत कुछ डाउट्स हैं कि ये अपने छोटे भाई से हारा है, और अगर उस वाले लोगिन को आज के लोगिन के साथ कंपेयर किया जाए तो लोगिन पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है और अब वो खुद अपने आंखों से देखना चाहता है कि इस बारी अगर रोनिन और लोगिन के बीच में फाइट हो जाती है तो आखिर कौन जीतेगा। लेकिन लोगिन के बारे में ये सारी बातें हैरान करने वाली तो है, लेकिन इससे अगर हैरान करने वाली बात वो अगर बताए तो वो ये है कि वो 1 महीने तक इस सख्त ट्रेनिंग को काफी आराम से और बाकी ट्रेन नाइट से बेटर हैंडल कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को आसान अल्फाजों में समझाऊं तो वो ट्रेनिंग जो कि कैप्टन ने लोगिन को इस ट्रेनिंग नाइट से भगाने के लिए बनाई थी, तो वो उस टाइम से लेकर आज तक 1 महीने तक चल रही है और ये लोग रोजाना उस ट्रेनिंग से गुजरते हैं। और अब लोगिन की तरह बाकी लोगों के भी विचार बदल गए हैं कि ये ट्रेनिंग एकदम परफेक्ट है। पहले में तो इन लोगों को ये ट्रेनिंग हैंडल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन इसके रिजल्ट से अब ये लोग सेटिस्फाई हैं। बहुत लोगों को अब इस ट्रेनिंग से कोई मसला नहीं। और दूसरी चीज, इन लोगों को रिजल्ट में ये भी हासिल हुई है कि जो लोग अपनी सवारी की कद्र नहीं करते थे तो वो भी अब अपनी सवारियों की कद्र करते हैं, क्योंकि अब ये लोग अच्छी तरह से जान गए हैं कि बैटलफील्ड में सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि उनकी सवारियां भी काफी मुश्किल टाइम से गुजरती हैं। इसलिए तो अब बहुत सारे
सारे लोग अपनी सवारियों का काफी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। और तीसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ है, यानी कि ब्रदरहुड। तो इस ट्रेनिंग की मदद से बहुत सारे लोग अब एक दूसरे को काफी आराम से और काफी अच्छी तरह से समझते हैं। उनकी दिल से मानो वो नफरत हट गई हो जो कि एक दूसरे के लिए अगर वो रखते हो। यहाँ तक कि उनकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि कोई भी देखकर इनको गे भी समझ सकता है। और कुछ लोगों को तो इस बात से डर भी लगने लगा है कि कहीं कोई उन पर फिदा ना हो जाए और या फिर वो किसी पर फिदा ना हो जाए। और कैप्टन जो कि अपने इस ट्रेनिंग के रिजल्ट से इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं तो वो भी अपनी सारी बातों को वापस ले लेते हैं जो कि उन्होंने लोगिन के बारे में बोली थी, और लोगिन को वो अपनी इस नाइट ट्रेनिंग से बाहर निकालने के लिए भी माफी मांगते हैं। वो सीधा जाके लोगिन से तो नहीं बोलते, लेकिन अपने मन ही मन में वो माफी मांगता है। पहले में तो कैप्टन लोगिन को एक ट्रबल मेकर समझ रहा था, लेकिन अब वो उसे एक लकी चार्म समझता है जो कि खुद चलकर उसके पास आई है। और उसके आने से ये सब लोग इतनी तेजी से चेंज हो गए हैं और उस गे ब्रदरहुड का असर अब कैप्टन पर भी होने लगा है। वो लोगिन को काफी इमोशनल नजरों से देख रहा था, तो लोगिन की सेंस उसे वार्न करती है कि कोई उसको गे नजरों से देख रहा है और उस पर धीरे धीरे करके फिदा हो रहा है, जिससे लोगिन चौंक जाता है और उसे डर लग जाता है कि आखिर कौन है वो जो कि उस पर फिदा हो रहा है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन लोगिन को लगता है कि शायद वो कुछ बहुत ही ज्यादा थक गया है, इसलिए उसकी सेंस टिंगलिंग कर रही है कि कोई गे उसे देख रहा है। जिसके बाद उसी शाम हम लोगिन को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो मेडिटेट कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस पाए हैं और ये चेंजेस उसे मेडिटेट करने में और अपने अवेकनिंग में काफी मदद कर रहे हैं। उसे ये भी फील हुआ था कि उसकी ऑरा और फोर्स काफी चेंज हो गई है। तो इस चीज को फील करने के बाद उसे लग रहा था कि शायद ये ठीक वक्त है कि वो अपनी सेकंड अवेकनिंग करे। इसलिए तो लोगिन यहाँ पर बैठा हुआ है और आराम से मेडिटेट कर रहा है। और लोगिन अपनी बाकी रिजल्ट से और अपनी बॉडी के रिजल्ट से बहुत खुश है। और अगर इसी तरह ही चलता रहा तो पास्ट लाइफ में जिन जिन मॉन्स्टर को उसने अपने आंखों से देखा था और उनके बारे में सुना था कि वो मॉन्स्टर इसलिए उनको बुलाते हैं क्योंकि उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता और उनका पावर लेवल बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन लोगों को भी लोगिन काफी आराम से और पीछे पछाड़ सकता है। इसी बीच लोगिन कुछ चैंटिंग्स पढ़ता है जिससे वो ऑरा फोर्स और भी ज्यादा उभरने लगता है। और वो चैंटिंग पूरी तरह से पढ़ने के बाद जब वो अपने कोर पर भेजता है, यानी कि ऑरा कोर पर, तो रिजल्ट में उसकी सेकंड अवेकनिंग भी काफी आराम से हो जाती है और 2 स्टार कोर हो जाता है। पहले में तो उसका 1 स्टार था, लेकिन अब 2 स्टार कोर हो गया है। और अब सेकंड स्टार की अवेकनिंग के बाद अब उसे उस सोर्डमैनशिप की सेकंड टेक्निक को सीखना होगा। पहली टेक्निक में तो वो टाइम को भी स्लैश कर पा रहा था और उसके रिजल्ट से वो काफी ज्यादा खुश भी हुआ था, क्योंकि जितनी पावर उसे मिल रही थी तो उसे देखकर वो खुद भी हैरान हो रहा था। और अब जबकि 2 स्टार कोर भी हो गया है तो सेकंड टेक्निक को सीखने के लिए लोगिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो जस्ट आशा करता है कि वॉर से पहले पहले वो उस सेकंड टेक्निक को सीख ले। और अगर वो इस काम में सफल हो जाता है तो एक हाईली रैंकिंग नाइट भी उसे नहीं डरा पाएगा। और अगली सुबह हम देखते हैं कि एम क्लैन के इलाके से आगे जाकर मॉन्स्टर के इलाकों में हमारी ये मर्सनरी की आर्मी ट्रेनिंग कर रही थी और उस मर्सनरी की आर्मी को और कोई नहीं बल्कि काय ही गाइड कर रहा था। वो सामने गोबलिन्स और कोबोल्ड्स की एक आर्मी को देखते हैं, जिन्हें देखकर काय उन्हें ऑर्डर देता है और वो गोबलिन्स और कोबोल्ड्स की आर्मी इन लोगों को देखने के बाद भागने लगती है। लेकिन काय की अच्छी गाइडेंस की मदद से वो उन गोबलिन्स को काफी आराम से घेर लेते हैं। और जब काय फायर करने की अनाउंसमेंट करता है तो फायर करने पर वो गोबलिन्स बहुत बुरी हालत में हो जाते हैं, क्योंकि उस क्रॉसबो की पावर इतनी ज्यादा थी कि एक तीर एक गोबलिन के सिर से आर पार होके दूसरे के सिर में जाके लग सकता था। वो लोग उन कोबोल्ड्स और गोबलिन्स की आर्मी को बिल्कुल सब्जियों की तरह काट रहे थे। और डेड बॉडीज को गिनने के बाद उन लोगों ने 100 कोबोल्ड और गोबलिन्स को 10 सेकंड के अंदर ही अंदर मार डाला। इस रिजल्ट से लोगिन बहुत खुश होता है, क्योंकि पहली रेट जब वो लोग ये कर रहे थे तो इनसे बदतर और कोई भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये लोग काफी बेहतर कर रहे हैं। लोगिन कहता है कि उसने अच्छा किया कि इतनी जल्दी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर वो हार मान लेता तो ये सक्सेस आज वो अपनी आंखों से नहीं देख पाता। और काय भी रिजल्ट देखने के बाद जब मास्टर लोगिन से पूछते हैं कि क्या वो इस रिजल्ट से सेटिस्फाई है या नहीं, तो लोगिन का जवाब हाँ होता है, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले में इनसे बदतर और कोई भी नहीं था और अब अच्छी गाइडेंस की मदद से ये लोग काफी बेहतर कर रहे हैं। तो वो थोड़ा बहुत इम्प्रेस हुआ है। लेकिन इन लोगों की ये लिमिट नहीं है, ये ट्रेन मर्सनरीज इससे और भी बेटर कर सकते हैं। जो कि सुनकर अब काय बहुत हिम्मत जुटा के अब लोगिन से सवाल करता है कि इस सवाल से उसका और कोई मकसद नहीं, लेकिन वो जस्ट क्यूरोसिटी से पूछ रहा था कि ये इतनी खतरनाक आर्मी आखिर किस चीज के लिए बना रहा है। क्या वो इसलिए क्योंकि वो हर रोज इसी तरह ही मॉन्स्टर की आर्मीज को मारने के लिए इतनी पावरफुल आर्मी बनाई है, या फिर उनका कोई और ही मकसद है। काय को पता है कि ये एक वॉर की प्रिपरेशन में लगा हुआ है, लेकिन वो इस बात को सीधा नहीं बोल सकता और वो उसके मुंह से खुद सुनना चाहता
आता है, लेकिन तब तक लोगिन को जवाब दे पाए तो पीछे से एक बंदा जो कि चिल्लाते हुए हमारे यंग मास्टर का ही नाम पुकार रहा था कि उसे यहाँ पर एक रिक नामी बंदे ने भेजा हुआ है, जो कि सुनकर लोगिन को समझ में आ जाता है कि रिक की तरफ से एक मैसेज आया है। लेकिन उस मैसेज को सुनकर लोगिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि एक दूसरी फैमिली के हेड जिसका नाम विस्काउंट टेस्रोन है, तो बिला वजह वो एम क्लैन फैमिली के साथ जंग लड़ना चाहता है और बिना किसी वार्निंग और बिना किसी गलती के उसने इस वॉर को शुरू किया है। तो इस खबर के पहुंचने से पहले का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक क्रिस्टल ऑर्ब की मदद से वो बंदा जिसका नाम टेस्रोन होता है, तो वो अपने पुराने एंसेस्टर का बदला लेना चाहता है, क्योंकि एम क्लैन के पुराने एंसेस्टर ने उनके एंसेस्टर को मार डाला और वो भी बुरी तरीके से। तो वो इस बात का बदला अब करंट पैट्रियार्क से लेना चाहते हैं। ये कहकर उन दोनों के बीच में डिस्कशन बंद हो जाती है और जिन लोगों ने भी इस बात को विटनेस किया है, तो वो लोग ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें डर भी लगने लगता है, क्योंकि उन लोगों की आर्मी बहुत कम है और जहां तक विस्काउंट टेस्रोन की बात हो रही है, तो उनके आर्मीज के नंबर बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि अगर पैट्रियार्क खुद इस फाइट को लड़ने के लिए आ जाते हैं तो जीतने के चांसेस बहुत कम है। कुछ लोग तो ये भी सलाह देते हैं कि उन लोगों को कुछ बंदों को भेजना चाहिए ताकि वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करे और पीस आपस में कायम हो जाए, और कुछ विलेज को प्रोटेक्ट करने का बोलते हैं, क्योंकि सबसे टॉप प्रायोरिटी वही लोग हैं। बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था और पैट्रियार्क खुद को डेस्परेट सिचुएशन में पाते हैं। आखिर में वो चिल्लाते हुए उन सबको शांत करवाते हैं और ये बात क्लियर करके कि ये उनकी तरफ से एक साजिश है, वो हमसे जस्ट लड़ना चाहते हैं और इस जगह पर भी बस कब्जा करना चाहते हैं। तो जिसने भी पीस की बात की तो उसका सर मैं अपने हाथों से उड़ा डालूंगा। पैट्रियार्क को ये नहीं पता कि वो कैसे जीतेंगे, लेकिन वो प्लान अपने बंदों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी ऑर्डर देते हैं नाइट्स को इस बात की खबर दी जाए। उसी बीच एक बंदा उनके बेटों के बारे में भी पूछता है कि क्या बाकी के दो यंग मास्टर्स भी इन वॉर में शामिल होंगे या नहीं। मारिया इस बात से घबरा जाती है, क्योंकि रोनन अभी बहुत छोटा है, लेकिन पैट्रियार्क का जवाब हाँ में होता है, क्योंकि एक फोर्स यूजर है और दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो अपने दोनों बेटों को अपने साथ ले जाने का ठान लेता है और ये बात उन सब लोगों के सामने क्लियर करता है। तो ये डिसाइड होने के बाद कि सिर्फ वो उन लोगों को नहीं बल्कि वो अपने बेटों को भी अपने साथ इस जंग में शामिल करवा रहा है और लेकर जा रहा है, तो उन लोगों के पास अब और कुछ बहाना मारने के लिए नहीं होता। और पैट्रियार्क के पर्सपेक्टिव व्यू से जितनी जल्दी वो इस वॉर की प्रिपरेशन के लिए खुद को रेडी करे तो उतना ही बेटर होगा। तो इन सारी बातों को साइड से रिक सुन रहा था और उसको सुनकर ये बहुत परेशानी होती है कि बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर लोगिन मौजूद नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर गए हैं। और अगर ये बात फैल जाती है कि यंग मास्टर इस कैसल में नहीं है, तो दोबारा रूमर्स फैलेंगे कि उन्होंने मुश्किल टाइम में अपनी फैमिली की मदद के बजाय उनको पीठ दिखा दिया। इसलिए तो रिक अब भागता भागता किसी की तलाश में होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस खबर को लोगिन तक पहुँचाए और उसको इस बात के बारे में टाइम पर पता चल जाए, ताकि आगे जाके किसी कैजुअलिटीज को फेस करना ना पड़े। तो प्रेजेंट में लोगिन इस खबर को सुनता हुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे सबसे ज्यादा इस बात की हैरानी होती है कि अगर वो गलत ना हो तो अपनी पास्ट वाली मेमोरीज को रिकॉल करने पर वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये वार अभी नहीं बल्कि 2 महीनों के बाद होने वाली थी। तो आखिर टाइम में ऐसा क्या हुआ जिसने इतना बड़ा बदलाव लोगिन को दिखा दिया? क्या टाइम के साथ छेड़खानी की वजह से ये वॉर इतनी जल्दी हो रही है या फिर कुछ और ही मसला है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मर्सनरीज अभी तक परफेक्ट नहीं हुए और उनको भी इस बात से हैरानी हो रही होगी कि अभी अभी उनके हाथों में ये वेपन लगा है और ये बंदा उसे वॉर में भेज रहा है। तो आखिर वो करे तो क्या करे? वो बंदे जो कि लोगिन के पास खबर लेकर आया है, तो वो लोगिन को अभी से निकलने का बोलता है, क्योंकि अभी अगर वो निकल जाते हैं तो वो वॉर के मिड तक पहुंच सकता है और अगर इससे वो और ज्यादा देर करेगा तो वॉर खत्म हो जाएगी और वो अपने चाहने वाले को अपने सामने मरा पड़ा पाएगा। लोगिन के ऊपर अब बहुत बड़ा पीयर प्रेशर आ गया है, लेकिन यह पीयर प्रेशर थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए वो टेंशन ले रहा था तो वो इस बात को सुनकर हैरान नहीं हुए थे, वो तो और भी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो लड़ना चाहते थे। काय तो ये भी कहता है कि अगर ये वॉर शुरू ना होती तो वो इस वेपन को अपने हाथों में लेकर वो खुद एक वॉर को क्रिएट करते, इसलिए मास्टर लोगिन को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और काय की बात को सुनकर लोगिन का वो पूरा पीयर प्रेशर ही दूर हो जाता है और ये रियलाइज करने के बाद कि उन लोगों के साथ इतनी अभी मैन पावर है कि जिससे वो इस वॉर को जीत सकते हैं। इसलिए तो लोगिन चिल्लाता हुआ बाकी के 314 ट्रेन मर्सनरीज को चिल्लाते हुए कहता है कि हमें और कुछ नहीं करना, जस्ट इस जंग को जीतना है और इस जंग में मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसानों को मारना है। अगर इंसानों को मारने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ आओ। ये सुनने के बाद वो सारे लोग चिल्लाते हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि लोगिन के बात के खिलाफ होता है। और अगले सीन में वहाँ उन लोगों को पता चलता है कि जिन लोगों के साथ उनकी फाइट होने वाली है तो वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 100 नाइट्स, 1000 रेगुलर सोल्जर और 10,000 कॉन्स्क्रिप्ट हैं। वो लोग जिनको थोड़ा बहुत वेपन चलाना आता हो। तो इस खबर को सुनने के बाद पैट्रियार्क के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा कि टेस
टेस्रोन सिर्फ एक इतनी छोटी वॉर के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है। आखिर वो इस वॉर से चाहता क्या है? पैट्रियार्क को ये तो समझ में आ रहा है कि वो उससे बदला लेना चाहता है और इस जगह पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन टेस्रोन को इतना आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और अगली खबर जिसको सुनने के बाद वो लोग खुद को बहुत बेबस पाते हैं तो वो ये थी कि कायरोस जहाँ से मारिया आई है तो मायरा की फैमिली ने ही उन लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया जो कि उनकी सबसे ट्रस्ट वर्दी फैमिली थी। इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों ने पैट्रियार्क की मदद करने से इनकार कर दिया है, जो कि सुनकर मारिया के होश उड़ जाते हैं और वो खुद चेक करना चाहती है, लेकिन ड्वेन वो बार बार लेटर भेज रहे थे और उनको एक ही जवाब सुनने को मिल रहा था। तो सिचुएशन को अपने हाथों से निकलता हुआ देखकर पैट्रियार्क बहुत गुस्सा हो जाते हैं और दोबारा चिल्लाते हुए कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन कितना ज्यादा पावरफुल है या उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, हमें डट कर मुकाबला करना होगा और हमें सरेंडर नहीं करना, क्योंकि ये उनके खिलाफ एक साजिश है, तो हमें उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर एक न्यू ऑर्डर जारी हो जाता है और कुछ देर के बाद वो बैटलफील्ड में खुद को पाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग डर रहे थे क्योंकि एम क्लैन फैमिली से बहुत कम लोग आए थे, क्योंकि जहाँ पर टेस्रोन के साथ 100 नाइट्स थे तो यहाँ पर एम क्लैन फैमिली के साथ 53 नाइट्स थे और टेस्रोन के साथ 1000 रेगुलर ट्रूप्स थे और यहाँ पर इन लोगों के साथ 552 नाइट्स हैं। और जहाँ तक कॉन्स्क्रिप्ट की बात हो रही थी तो उन लोगों के साथ 10,000 थे और यहाँ पर इन लोगों के साथ 4,418, तो टोटल मिला के इन लोगों का 5,023 ट्रूप्स हो रहे थे। इन लोगों के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था क्योंकि सामने की सेना इनसे दुगनी थी। यहाँ तक के पैट्रियार्क के चेहरे पर भी पसीने हम देख पा रहे थे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोगों में चुल मची होती है और वो फर्स्ट यंग मास्टर के बारे में अजीब और गरीब रूमर्स फैला रहे हैं कि फर्स्ट यंग मास्टर कब का यहाँ से निकल चुके हैं, वो दोबारा वापस नहीं आने वाले। इन बातों को रोनिन सुन लेता है। वो गुस्से में उन लोगों को चुप करवाता है और अपनी बात को वापस लेने का बोलता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई कभी भी इस मुश्किल घड़ी में अपनी फैमिली के साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि लोगन को पता है कि उसका बड़ा भाई, उनको शायद से पहले से ये पता था कि इस तरह की वॉर आने वाली है, इसलिए तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स रोनिन को भी सिखाई थी। लेकिन रोनिन के ये चिल्लाने पर बाकी लोग भी ये बात सुन लेते हैं और एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैल जाती है कि फर्स्ट यंग मास्टर यहाँ से भाग चुके हैं और वो लोग और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन पैट्रियार्क जो कि रोनिन को संभालते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने बड़े भाई का अब रोल यहाँ पर निभाना पड़ेगा, खुद को काबू में रखो, हम इस वॉर को जीत सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर पैट्रियार्क को ये अच्छी तरह से पता था कि इस वॉर को जीतना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इस बात को वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। और फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो ऑर्डर देते हैं कि चलो इन बेकार लोगों को सबक सिखाते हैं। ऑर्डर मिलने पर एम क्लैन की फैमिली सबसे पहले आगे बढ़ती है, जो कि देखकर टेस्रोन काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि उसके प्लान के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। वो खुद आगे नहीं बढ़ने वाला क्योंकि उसके सोल्जर ही उसकी सोर्ड है, तो वो पैट्रियार्क से कहते हैं कि मेरी सोर्ड को तोड़ के दिखाओ तब मैं तुम्हें मानूंगा। और वो लोग भी अब एम क्लैन फैमिली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पैट्रियार्क जो कि सामने के वैनगार्ड को देखकर कहता है कि सबसे पहले तो इसे ही तोड़ना पड़ेगा, तो वो अपनी फोर्स पावर को इकट्ठा करते हुए सामने की ओर एक बहुत खतरनाक अटैक करना चाहते थे। लेकिन जो ही वो अपने पावर को रिलीज करते हैं तो सामने एक बंदा आकर अपनी शील्ड से उनके अटैक को खराब कर देता है, जो कि देखकर पैट्रियार्क के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि अगर वो अपनी फोर्स पावर को यूज नहीं कर पाया तो ये जंग ये वाकई में वो हार जाएंगे। और अब ये बात उनके नजरों में साफ साफ क्लियर हो गई है कि यहाँ पर वो लोग काफी प्रिपरेशन करके आए हैं, जिनके सामने उनकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है।